बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त अडेला जेल के बाहर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और अमकान है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर आज एक दफा फिर से अलीमा खान साहबा ने ये जिद कर दी कि वो एहतजाज करेंगी और धरना देंगी और उस वक्त तक यहां से नहीं उठेंगी जब तक कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती, तो अमकान है कि आज एक दफा फिर से रात 1-2 बजे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और इमरान खान साहब की बहनों और उनके साथ जितने भी पार्टी के लोग हैं उन्हें डिस्पर्स कर दिया जाएगा। अच्छा, यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अभी फिलहाल इमरान खान साहब से मुलाकात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है और खास तौर पर 8 फरवरी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को एक जनरल इलेक्शन हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि उनका मैंडेट चुराया गया था। अब हुकूमत को यह डर है कि अगर किसी बंदे की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि इमरान खान साहब कोई तहरीक का आगाज कर दें, एहतजाज की कॉल दे दें। हो सकता है कि वो कहें कि चूंकि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया था, लिहाजा पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी को एहतजाज किया जाएगा। इस वजह से अमकान है इस बात का कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन की खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है और उन्होंने कहा कि मैं ये मुज़ाकरात की दावत इससे पहले भी दे चुका हूं, मैं अब भी दावत दे रहा हूं और हमारा प्रपोजल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पड़ा है, वो जब चाहें हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि मुतालबात जो जायज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिर्फ उन पर ही बात होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की या कोई जायज मुतालबा ना हमारे सामने रखा तो फिर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हम हर वक्त तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत करने के लिए। चलें जी, इमरान खान साहब का मौकफ तो मैं बाद में आपके सामने रख दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रपोजल दिया है इस पर मैं बात करना चाहूंगा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात क्या हैं। सबसे पहले तो इनको समझने की जरूरत है ना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं, क्या ये हुकूमत वो मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएगी? तो इसका जवाब आएगा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे पहला मौकफ तो यह है कि 8 फरवरी को उनका मैंडेट चुराया गया, तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि मैंडेट जो चुराया गया या जो अलेज किया जा रहा है वो वापस कर दिया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या हुकूमत यह बात तस्लीम कर लेगी कि नए इलेक्शन होने चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं, लिहाजा वो वापस कर दी जाएं, तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम जो पास हुई है वो गलत तौर पर पास हुई है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि 9 मई उनके ऊपर मुसल्लत किया गया था और झूठे मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बना दिए गए, तो क्या जो 9 मई के वाकयात को लेकर मुकदमात बनाए गए थे उनकी वापसी हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो गलत और जाली तौर पर बनाए गए हैं, लिहाजा उन मुकदमात की वापसी होनी चाहिए और इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा मानेगी? नहीं मानेगी। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत हो ही नहीं सकती और हुकूमत इमरान खान साहब के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो ही नहीं सकती। और अगर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया तो वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत किसी भी सूरत में ऐसा नहीं चाहेगी कि कभी भी इमरान खान साहब की रिहाई हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो गई तो फिर ये सारे के सारे जेल के अंदर होंगे और वजीर आजम की कुर्सी पर
عمران خان ہوگا. تو لہٰذا مذاکرات کی بات کرنا تو بالکل اسٹوپڈ ہے، اور اس کا نہ پہلے کوئی نتیجہ نکلا تھا، اور اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو نہ اس کا نتیجہ پھر بھی نکلے گا. اب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی انکار کر چکے ہیں، اب بھی ان کی طرف سے انکار ہے کہ ان کے پاس چونکہ مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑا کلیئر الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اچھا، مجھے یہاں پر ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا کہ یہ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو محمود خان اچکزئی صاحب نے تو کہا تھا کہ ہمیں بات چیت کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. تو اب ایک طرف محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے انکار، اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انکار، اس کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے انکار. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف یہ ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو سب سے پہلی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا وہ ہمیں واپس کر دیا جائے. تو ایسا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہم سے بات چیت کرنی ہے تو پھر نیا الیکشن کروایا جائے، تو یہ بھی نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف ان مطالبات کے ساتھ مذاکرات کر ہی نہیں سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی بات کرنا حکومت کے ساتھ یہ بالکل اسٹوپڈ بات ہے. ہاں، اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے، وہ بات چیت کرنا چاہے عمران خان کے ساتھ، تو پھر بات بن سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب عمران خان صاحب کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوگا. آپ اگر دھمکی دیں گے، احتجاج کی بات کریں گے، لانگ مارچ کی بات کریں گے، پاکستان کو بند کرنے کی بات کریں گے، آرمی چیف کو گالیاں دیں گے، اس کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے، تو پھر بات چیت نہیں ہوگی. عمران خان صاحب اپنا رویہ تبدیل کریں گے تو بات بن سکتی ہے، اور جب بھی بات بنے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے ہی بنے گی، اور جب بھی کوئی ریلیف ملے گا وہ کسی نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ملے گا. اچھا، یہاں علیمہ خان صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں کہ مذاکرات ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے. جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں، مذاکرات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ ان فارم 47 والوں سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو ملازمت کر رہے ہیں. اگر فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی بات کرنی ہے، پہلے یہ بتائیں ہمارے بھائی کو بند کیوں کیا ہوا ہے. چلیں جی، ان کا یہ مطالبہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ آرمی چیف سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے بھائی کو بند کیوں کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ جاؤ، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا. تو ابھی فی الحال جو حالات ہیں نا، عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے بارے میں جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے، یا جس طرح سے برا بلا کہہ چکے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گالیاں نکال چکے ہیں، پاگل، ذہنی مریض، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ چکے ہیں. تو اس صورتحال میں فی الحال میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ آصف منیر صاحب عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ، اس نے ایک بار پھر سے آرمی چیف آصف منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ گریٹ لوگ ہیں. چلیں، اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی دنیا کا طاقتور ملک، اس کا سربراہ پاکستان کی تعریف کرے، پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کرے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کرے، انہیں اچھا کہے، گریٹ کہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی نا، اس کو میں نے رکوایا. اور اس کے ساتھ ونس اگین یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 8 جہاز تباہ کیے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں یہ جنگ نہ رکواتا تو 1 کروڑ لوگ مر سکتے تھے. چلیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے کسی بات کے اوپر خاص اعتراض تو نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کے اوپر اعتراض تھوڑا سا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اتنا زیادہ ذلیل اور رسوا نہیں کیا جتنا زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید 100 یا اس سے زائد دفعہ
डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुका है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 8 हथियारों को तबाह किया, और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की इससे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई शायद और कोई हो नहीं सकती। अच्छा, जिसके अलावा सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा जारी किया है कुरान हदीस की रोशनी में। वो फतवा क्या है कि सदर मुमलकत और फील्ड मार्शल को ताहियात इस्तशना देना इस्लाम और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। अब ये फतवा जारी किया गया 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सदर मुमलकत और आर्मी चीफ के हवाले से ये कानून साजी की गई आइन के अंदर कि इनको ताहियात इस्तशना है, मतलब कि जब तक ये जिंदा हैं इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, और ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा बन सकता है, और ना ही इन्हें जेल में बंद किया जा सकता है, और ना इन्हें किसी मुकदमे में सजा दी जा सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने कल एक फैसला दिया था पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से, और फैसले में ये लिखा था कि ये ऑर्डिनेंस मुअत्तल है, इसे वापस किया जाता है, और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो कब्जे दिए गए हैं उन्हें भी वापस करने का हुक्म दिया जाता है। इस हवाले से आज मरियम नवाज साहबा ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये कानून बरसों और नस्लों से चलने वाले जमीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन के अंदर निपटाने के लिए बनाया गया था। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि हमने बरसों और दहाइयों से सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद के लिए ये कानून बनाया। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने इस कानून की मंजूरी दी ताकि ताकतवर लैंड और कब्जा माफिया के चुंगल से अवाम को निजात मिल सके। अच्छा, यहां मेरा ना एक ऑब्जेक्शन है, बल्कि 2 ऑब्जेक्शन है। पहली बात तो यह है कि ये एक ऑर्डिनेंस है जो गवर्नर की तरफ से जारी किया जाता है, ये बाकायदा तौर पर अभी कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। जब भी कोई गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसकी मियाद होती है 4 महीने, और 4 महीने गुजरने से पहले पहले अगर इसे असेंबली में पेश करके वोटिंग करवा ली जाए, इसे पास करवा लिया जाए, तो ये कानून का दर्जा हासिल कर लेता है। मरियम नवाज साहबा ने ये जो बात कही है ना कि असेंबली से मंजूर करदा है, असेंबली ने इसे मंजूर किया, तो ऐसी बात नहीं है। इस कानून को असेंबली ने अभी पास नहीं किया, इसका बिल अभी पंजाब असेंबली में पेश ही नहीं किया गया था। ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस है जो 4 महीने के लिए जारी किया जाता है, ये अभी असेंबली से मंजूर शुदा कानून नहीं है। ये मरियम नवाज साहब ने जो बात कही है वो गलत कही है। और दूसरी बात यह है कि आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए डिप्टी कमिश्नर को इतना बाख्तियार कैसे बना सकते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरे। जिस तरह से मैंने अपने वीलॉग में कल कहा था कि जो पंजाब के अंदर सीसीटी बनाई गई है वो भी गलत है, और ये जो कानून बनाया गया था ये भी जल्दबाजी के अंदर बनाया गया है। इसमें बहुत सारी कमियां, कोताहियां और सुकम मौजूद हैं कि आपका कोई मामला अगर अदालत के अंदर चल रहा है, अदालत को आप बाईपास करके डिप्टी कमिश्नर अपने तौर पर कोई फैसला ले ले, और इसमें किसी वकील को भी इजाजत नहीं कि वो पेश हो सके या बात को समझा सके, और किसी भी जगह का कब्जा उठाकर किसी भी बंदे के हवाले कर दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाती। तो मैं समझता हूं कि ये जो कानून बनाया गया था ना कि 90 दिन के अंदर अंदर कब्जा जो असल मालिक है उसके हवाले किया जाए, इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा था। और अगर हाई कोर्ट ने इस कानून को विड्रॉ कर दिया है तो मैं समझता हूं कि ठीक किया है। ये काम अदालतों के करने वाला है। आप अगर इस तरह की कानून साजी करेंगे कि ये जी फलां कानून बन गया, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं हो सकता, तो फिर हेस्ट के अंदर किए गए फैसले तो अक्सर गलत होते हैं। लोगों के पास तो अक्सर जाली डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जाली रजिस्ट्रियां हो सकती हैं, जाली फर्दें हो सकती हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, जाली दस्तखत और जाली निशान अंगूठा हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस तरह की कानून साजी करके अदलिया को मफलूज ना करें, अदलिया को बेबस ना करें। यह काम अदालतों के करने वाला है, यह काम डिप्टी कमिश्नर के करने वाला नहीं है। हां, आप अदलिया को मजबूत करें, उसको बाख्तियार बनाएं, उसके हवाले से कानून साजी करें और असेंबली के अंदर बिल पास करें कि जी आपके पास सिविल नेचर का कोई भी मामला आ जाए तो उसका एक टाइम पीरियड मखसूस तय कर दें कि जी 2 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर
बल्कि आपने कहा ना 90 दिन के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, तो भाई आप असेंबली में एक इस हवाले से कानून साजी क्यों नहीं करते कि जी आपके पास सिविल नेचर का कोई भी मामला आ जाए, आपने 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में उसका फैसला करना है, और जो कोई भी जज मखसूस टाइम के अंदर उस केस का फैसला नहीं करेगा वो अपने आप को फारग समझे। कुछ भी इस तरह का कानून बना दें। मैं कहता हूं कि जो काम अदालतों के करने वाला है वो अदालतों को करने दें। इस तरह के ऑर्डिनेंस पास करके आप तो जजिस को और अदलिया को खुडे लाइन लगा रहे हैं। जिस तरह आपने सीसीडी बना दी, वो जो कुछ भी कर रही है गलत और कानून के खिलाफ जाके कर रही है। मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई चलान नहीं है, कोई शहादत नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है, बस बंदा पकड़ो, उसके ऊपर ये फला इल्जाम है, उसको ठोक दो, गोली मारो और फारिग कर दो। ये गलत है और इसके नताइज गलत निकल सकते हैं और निकलेंगे अगर ये सिलसिला ना रुका तो। अच्छा जी, मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा जी? उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए पहली बार आवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी ताकत मिली। ये एक शहादत पर मबनी कानून था जिसमें इंतजामी और कानूनी तमाम पहलुओं को जामे अंदाज में शामिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज का अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसलमान असूलों के मुताबिक नहीं, इस कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा पहुंचेगा और अवाम उसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। आप ये समझ लें कि मरियम नवाज साहबा ने आलिया नीलम को ये कहा कि आपने ये फैसला देकर कि इस ऑर्डिनेंस को वापस किया जाता है और जो कब्जे हैं उन्हें वापस किया जाता है, आपने दर हकीकत कब्जा माफिया की सपोर्ट की है, आपने कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही की है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि जमीनों के मुकदमात में दहाइयों तक स्टे ऑर्डर चलते रहते हैं, जिससे आम आदमी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। ये कानून मजलूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह कानून ना तो मरियम नवाज के जाती फायदे के लिए था और ना ही उसकी मुअत्तली से उनकी जात को कोई नुकसान हुआ है, अलबत्ता कब्जा और लैंड माफिया के सताए हुए अवाम को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है और उसे इस हक से रोका नहीं जा सकता। इस कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज शरीफ को नहीं बल्कि गरीबों मस्कीनों को है, बेकसों बेवाओं और मजलूमों को होगा जिनकी दाद रसी हो रही थी। उनका कहना था कि इंसाफ मिलने से गरीब और मजलूम की जो उम्मीद बंधी थी वो टूट जाएगी। चले जी, मैं वंस अगेन ये कहूंगा कि इस तरह के ऑर्डिनेंस पास करके या इस तरह के सीसीडी जैसे डिपार्टमेंट बना के आप अदलिया को बेइख्तियार कर रहे हैं, आप अदलिया को कमजोर कर रहे हैं। आप इस तरह की कानून साजी करें कि अदलिया मजबूत हो। क्रिमिनल ट्रायल है तो उसका भी एक मखसूस टाइम तय कर दें, सिविल ट्रायल है तो उसका भी एक मखसूस टाइम तय कर दें कि जी इतने टाइम के अंदर अंदर आपने हर सूरत में इस केस का फैसला करना है। और एक टाइम और भी तय करें कि जी सिविल कोर्ट के पास मामला आएगा तो इतना टाइम, सेशन कोर्ट के पास अपील आएगी तो इतना टाइम, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आएगा तो इतना टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम रखें, बेशक 3 महीने टोटल टाइम रख दें या 6 महीने टाइम रख दें कि हर सूरत में वो क्रिमिनल ट्रायल है या सिविल ट्रायल है उसने कंक्लूड होना है। इस तरह के ऑर्डिनेंस को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। अच्छा, इसके अलावा अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ये दर हकीकत बेल बिफोर अरेस्ट थी और अब इसको एडजर्न करके 27 जनवरी तारीख फिक्स कर दी गई है और अदालत ने ये कहा है कि इमरान खान साहब को आइंदा तारीख पेशी पर वीडियो लिंक के जरिए या पर्सनली अदालत में पेश किया जाए तो ये अदालत की खामख्याली हो सकती है या अदालत की हमाकत हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि आज तक जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं सिर्फ एक दफा वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया गया था और वो भी मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया जब उनकी एक तस्वीर लीक हो गई और उस वक्त से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, कुछ भी उसके कहने के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए हाजिर नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।